भारत की आज़ादी की लड़ाई में हम कई बड़े बड़े नामों को जानते हैं, पर एक नाम ऐसा भी है जिससे अंग्रेजों ने एक अजीब सी उपाधि दी थी। पता है क्या? द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी भारतीय अशांति के जनक। आज हम उन्हीं की कहानी समझेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की। चलिए, इस कहानी की शुरुआत के लिए चलते हैं एक क्लासरूम में। सोचिए जरा, टीचर ने मैथ्स के कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल दिए हैं। सारे बच्चे कोई कॉपी में, कोई स्लेट पर जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन एक लड़का है जो एकदम शांत बैठा है, बिल्कुल चुपचाप, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब टीचर को तो हैरानी होगी ही। उन्होंने उस लड़के से पूछा, तो जवाब क्या मिलता है? सर, मैंने तो सारे सवाल हल कर लिए हैं, मन में ही। और जब टीचर ने जवाब चेक किए तो वो हैरान रह गए। उस लड़के ने बिना कुछ लिखे एक एक करके सारे सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे दिए। तो ये थे बालक बाल गंगाधर तिलक, और यहीं से उनकी इस असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। चलिए उनके शुरुआती जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उनका जन्म हुआ। माता पिता गंगाधर राव और पार्वती बाई ने नाम रखा केशव, पर सब उन्हें प्यार से बाल बुलाते थे। उनकी प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि स्कूल जाने से पहले ही उन्हें कई संस्कृत ग्रंथ मुंह ज़बानी याद थे, और मैथ्स, अरे वो तो उनके लिए जैसे कोई खेल ही था। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना होनहार बच्चा, देश का इतना बड़ा नेता, आखिर बना कैसे? तो उनके जीवन का जो अगला पड़ाव है ना, वो उन अनुभवों से भरा है जिन्होंने तिलक के फौलादी इरादों की नींव रखी। देखिए, बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था, लेकिन पढ़ाई का जो जुनून था वो जरा भी कम नहीं हुआ। उन्होंने सत्यभामा बाई से शादी की, पर उस जमाने की सोच के एकदम खिलाफ जाकर दहेज लेने से साफ साफ मना कर दिया। पढ़ाई जारी रखी, 1877 में बीए किया और उसके बाद लॉ की डिग्री भी हासिल की। वकालत तो शुरू कर दी, पर तिलक को बहुत जल्द ये समझ आ गया था कि असली लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं लड़ी जा सकती। देश को जगाना है तो एक ज्यादा शक्तिशाली हथियार चाहिए, और वो हथियार था कलम की ताकत। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर पत्रकारिता के जरिए पूरे राष्ट्र की आवाज बनने का। तो उन्होंने 2 अखबार शुरू किए, एक मराठी में केसरी और दूसरा अंग्रेजी में मराठा। और सुनिए, ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये तो उनके 2 सबसे बड़े हथियार थे। केसरी के जरिए वो अपने जोशीले लेखों से आम जनता के दिलों में आज़ादी की आग जलाते थे, और मराठा के जरिए वो अंग्रेजी हुकूमत और उस वक्त के पढ़े लिखे तबके तक अपनी बात पहुंचाते थे, उन्हें सीधे सीधे चुनौती देते थे। अब उनके ऐसे बेबाक विचार और निडर कलम ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया, और लोगों ने ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। मतलब वो नेता जिसे लोगों ने स्वीकारा हो, जिसे लोगों ने अपना माना हो। ये कोई सरकार से मिला हुआ अवार्ड नहीं था, ये तो सीधा जनता के दिलों से निकला सबसे बड़ा सम्मान था। तो पत्रकारिता तो एक जरिया थी। इसके बाद तिलक का संघर्ष एक नए और कई ज्यादा बड़े मैदान में उतरने वाला था। ये वो दौर था जब उन्होंने सिर्फ समाज सुधार की बातें नहीं की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने की ठान ली। तिलक का विजन बहुत क्लियर था। वो जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि समाज में फैली बुराइयों से भी चाहिए। इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और औरतों की पढ़ाई लिखाई की जोरदार वकालत की, बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, और साथ ही उन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया। मतलब आत्मनिर्भर बनो, अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करो, उन पर गर्व करो। साल था 1907, जगह थी सूरत। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और माहौल में ना एक अजीब सा तनाव था। नर्म दल और गरम दल के बीच बहस छिड़ी हुई थी, और तभी उसी मंच से एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो लोकमान्य तिलक की सिंह गर्जना थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। ये एक ऐसी हुंकार थी जो करोड़ों भारतीयों के लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मंत्र बन गई। बस इस एक नारे ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। तिलक का बढ़ता हुआ कद और उनकी ये विचार अंग्रेजों के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। तो नतीजा क्या हुआ? 1908 में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया गया, और सजा सुनाई गई पूरे 6 साल की, वो भी बर्मा की मांडले जेल में। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे, उन्होंने तिलक को तो कैद कर लिया था, पर उनके विचारों को नहीं। इस सजा के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ। मुंबई की मिलें, बाजार हफ्तों तक बंद रहे।
सोचिए, एक नेता के लिए जनता का ऐसा जबरदस्त समर्थन। लेकिन पता है, जेल की वो ऊंची ऊंची दीवारें भी लोकमान्य तिलक के हौसले और उनकी कलम को रोक नहीं पाईं, बल्कि वहीं से उन्होंने अपनी कुछ सबसे बड़ी विरासतें तैयार की, जो आज भी हम सबको रास्ता दिखाती हैं। उसी जेल की एक छोटी सी कोठरी में बैठकर उन्होंने गीता रहस्य जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। ये भगवत गीता का एक ऐसा गहरा विश्लेषण था जिसने बड़े बड़े विद्वानों को भी हैरान कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि शरीर को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन विचारों को और ज्ञान को कभी नहीं। फिर 1914 में जब वो जेल से बाहर आए तो अंग्रेजों को लगा होगा कि 6 साल की सजा ने इस इंसान को तोड़ दिया होगा, पर वो कितने गलत थे। तिलक 2 गुनी ऊर्जा और जोश के साथ लौटे और बिना एक पल भी बर्बाद किए फिर से भारत की आज़ादी के मिशन पे लग गए। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी आज़ादी की लड़ाई की नींव को पत्थर की तरह मजबूत करने में लगा दी, वो चमकता सितारा 1 अगस्त 1920 को हमेशा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य तिलक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लोकमान्य तिलक तो चले गए, लेकिन उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं, और उनका पूरा जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज के इस दौर में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और बिना डरे अपने हक के लिए संघर्ष करने के क्या मायने हैं? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही लोकमान्य तिलक को असली श्रद्धांजलि होगी।